वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में स्वागत है। आज हम जो बुक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपकी ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश रिटन बाय, देख लीजिए, एसपी बख्शी। ठीक है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि ये बुक जो है इसके एग्जाम्पल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और उनको तैयारी करना चाहते हैं। तो उनके सोल्यूशन के लिए फॉर स्टूडेंट डिमांड हमने जो टॉपिक लिया हुआ है वो है आपका द सेंटेंस कंप्लीशन, अर्थात सेंटेंस की पूर्ति, जिसको दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं फिल इन द ब्लैंक। ओके, डन है। तो फिल इन द ब्लैंक के एग्जांपल्स में हम बात करें तो पहला जो एग्जांपल लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। द सॉल्ट स्प्रे हैड ग्रेजुअली द ब्रिज। तो सॉल्ट स्प्रे जो है धीरे धीरे क्या कर देता है, ब्रिज को खराब कर देता है। तो अब यहाँ पर जो मीनिंग पे बात करें तो आंसर आ जाएगा इरोडेड। थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो पहला आपका ऑप्शन बन रहा है स्पॉइल्ड। तो स्पॉइल्ड करना मतलब होता है खराब करना, तो आप लिख सकते हैं स्पॉइल्ड मिल्क या स्पॉइल्ड मैटर। ठीक है। सेकंड नंबर पे वर्ड आया हुआ है रेवेज्ड। तो रेवेज्ड का जो मीन निकलता है उसका अर्थ होता है तहस नहस कर देना, मतलब टोटली डिस्ट्रॉय कर देना। ओके, डन, दिखाई दे रहा है, गुड। तो तहस नहस कर देना, ठीक है, तो रेवेज्ड बिल्डिंग। और इसी तरह से सी नंबर पे डिमोलिश। डिमोलिश करना मतलब होता है ढा देना। तो ये ग्रेजुअली वर्क बता रहा है कि धीरे धीरे, एक बार में नहीं हुआ, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे के सेंस के लिए आपका ये इरोड वर्ड सही है और ये हमारा आंसर हो गया। डन है, चलो गुड, प्रॉपर वे में रख लें। फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। तो लिखा है वॉल्केनिक डैश वॉज द कॉज ऑफ ग्रेट डिवेस्टेशन। तो डिवेस्टेशन का मतलब ही होता है नष्ट करना। डिवेस्टेशन का जो मीन निकलता है उसका अर्थ क्या होता है, नष्ट कर देना। तो अब आपके ऑप्शन की हम बात करें तो पहला वर्ड लिखा हुआ है आउटबर्स्ट। तो आउटबर्स्ट का मतलब है अचानक किसी चीज का निकलना। सेकंड नंबर पे बात करें तो इरप्शन का मतलब होता है फूट पड़ना, या भी इसका भी होता है सडन कमिंग आउट। और सी नंबर पे जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था इरोड, तो इरोड आपका वर्ब होता है और इरोजन शब्द जो है आपका नाउन होता है। ठीक है, तो इरोड होना, धीरे धीरे क्षय होना, इरोजन का मतलब होता है क्षरण। ओके। और डी नंबर पे जो वर्ड आया है मोमेंट। मोमेंट मतलब होता है आंदोलन। तो अब आंसर क्या करें, तो जिसको एक कंबाइंड एक्सप्लेनेशन मालूम है कि आपका एक वर्ड होता है वॉल्केनिक इरप्शन, यानी कि ज्वालामुखी का फटना। ठीक है, तो ज्वालामुखी का फटना वॉज था कॉज ऑफ, कारण, ग्रेट डिवेस्टेशन, विशाल नाश का या विनाश का। ठीक है, तो डिवेस्टेट मतलब तहस नहस, विनाश या डिस्ट्रक्शन। डन है। फिर थर्ड पे आते हैं। लिखा है इट वॉज इम्पॉसिबल टू रिकवर द विक्टिम्स बॉडी। ये बड़ा ही इम्पॉसिबल था विक्टिम की बॉडीज को रिकवर करना। क्यों? क्योंकि एज द प्लेस, क्योंकि वह प्लेस जो था ऑफ एक्सीडेंट, दुर्घटना का, वॉज। अब ऑप्शन पे आते हैं। पहला वर्ड लिखा हुआ है इनएक्सेसिबल। तो इनएक्सेसिबल मतलब होता है जहां पहुंचा ना जा सके। सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है मार्शी। मार्शी मतलब होता है दलदल से भरा हुआ। सी नंबर पे वर्ड है आपका डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर, क्योंकि ना ये आपका एडजेक्टिव वर्ड है और इसी से ध्यान रहे एंटी जो वर्ड होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, और जब NCE वर्ड हो जाता है तो वही आपके नाउन हो जाते हैं। जैसे इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है और इंटेलिजेंस आपका नाउन है। तो डिस्टेंस आपका शब्द सबको मालूम है कि डिस्टेंस मतलब दूरी होता है, तो डिस्टेंट मतलब जो हो जाएगा दूर, याद रहेगा। फिर फोर्थ नंबर पे वर्ड जो आया हुआ है वो है आपका रॉकी। तो रॉकी मतलब हो गया चट्टान से भरा हुआ। तो अब आंसर पे बात करें तो उसके जो एक्सीडेंट का प्लेस था वो रिकवर करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि वह जगह जो थी वो हमारी क्या थी, इनएक्सेसिबल, अर्थात जहां पहुंचा ना जा सके। ओके, क्लियर है। चल फोर्थ पे आते हैं। तो लिखा है इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ। अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए वन का मतलब होता है अ पर्सन,
यानी व्यक्ति को, शुड ईट खाना चाहिए डैश डाइट, तो कैसा डाइट होना चाहिए। तो फोर्थ का पहला जो ऑप्शन आ रहा है रिच, रिच का मतलब होता है समृद्ध। सेकंड का मतलब होता है सी स्पाइसी का मतलब होता है मसालेदार। और सी नंबर पे जो वर्ड है बैलेंस्ड का मतलब होता है संतुलित। और डी नंबर पे वर्ड है साल्टी, मतलब हो गया नमक से भरा हुआ। तो अगर हम इसको आंसर की बात करें तो यहाँ जो आंसर आपके पास है ए और सी में कन्फ्यूजन। तो ध्यान रहे, अगर हम बात करें कैसा होना चाहिए कि गुड हेल्थ बनाना है, ठीक है, ना कि गेन करना है। अगर गेन करना होता तो हमारा आता आंसर रिच, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेन गुड हेल्थ, तब हमें रिच डाइट चाहिए। मेंटेन गुड हेल्थ की बात आ रहा है तो फिर हमें क्या चाहिए, बैलेंस डाइट। आशा है सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो आगे पढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर पे लिखा हुआ है एज अ रिजल्ट, है ना, परिणाम स्वरूप। किसके परिणाम स्वरूप, तो लिखा है मैनी अनसुटेबल कैंडिडेट्स, बहुत सारे जो अनसुटेबल कैंडिडेट्स थे वर सेलेक्टेड, उन्हें सेलेक्ट किया गया फॉर द पोस्ट। एक बहुत जानकारी वाली बात है कि सेलेक्ट फॉर द पोस्ट होता है, ठीक है, और एलिजिबल फॉर द पोस्ट होता है। तो कभी कभी प्रेपोजिशन के पॉइंट सेंटेंस में हो तो उसको आप पर्सनली अंडरलाइन कर लें या सर्किल कर लें फॉर रिमेंबर के लिए, कि अगर इससे रिलेटेड आता है तो आपकी बेस्ट नॉलेज रहे। फिलहाल आंसर की हम बात करते हैं। तो पहला वर्ड लिखा हुआ है टॉलरेंस, तो टॉलरेंस का मतलब होता है बर्दाश्त करना। फिर है सेकंड नंबर पे फेवरेटिज्म, मतलब होता है किसी का फेवरेट, मतलब फेवर करना, पक्षपात करना। और सी नंबर ह्यूमिलिटी, यहाँ नोट इसलिए कर दिया गया ताकि आपको बोले में याद रहे। तो ह्यूमिलिटी मतलब होता है नम्रता या विनम्रता, ठीक है। हाँ ध्यान रहे, ह्यूमिलिएशन वर्ड आता है तो ह्यूमिलिएशन का मतलब अपमान होता है, आपको इसको मैच नहीं करना है। फिर डी नंबर पे वर्ड है वीकनेस, वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी। तो किसकी वजह से जितने भी अनसूटेबल कैंडिडेट होते हैं उनको पोस्ट पे सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो जो आजकल चल रहा है, जिसकी शिकायत भी होती है, वो आपका है फेवरेटिज्म, यानी पक्षपात की वजह से अनफेवरेबल पर्सन भी जो है क्या हो रहा है, सुटेबल अनसुटेबल कैंडिडेट्स भी जो हैं वो सिलेक्ट कर लिए जा रहे हैं। डन है, आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे बात करें तो 6 नंबर पे लिखा है देयर आर सेवरल वेज, बहुत सारे तरीके हैं किस चीज़ के बताने। फिर आगे लिखा है द प्राइस, कीमत, एट विच, जिस पर, अ प्रोडक्ट कैन बी मार्केट, कि एक प्रोडक्ट को मार्केटिंग किया जा सकता है, ठीक है। मार्केटेड पैसिव वॉइस है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सबको मालूम है। तो पहला आंसर आपका अराइविंग है, थिंकिंग है, और डिटरमाइनिंग है, और नोटिसिंग है। तो मीनिंग सबको मालूम है, अराइव मतलब आना, थिंक मतलब विचार करना। सी नंबर पे डिटरमाइन, डिटरमाइन मतलब होता है किसी चीज़ को तय करना, निर्धारित करना। और डी नंबर पे नोटिस करना मतलब ध्यान देना। तो हमारे बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिस पर प्रोडक्ट की मार्केटिंग पर विचार किया जा सकता है। तो आंसर हमारा हो गया बी नंबर पे थिंकिंग, ठीक है। हाँ, बहुत से स्टूडेंट का जो आंसर बनता है वो सी है। तो ध्यान दें, अब हम जरा देखें दोनों में हम कहाँ सही हैं कहाँ गलत हैं। तो देयर आर सेवरल वेज ऑफ थिंकिंग, केवल थिंकिंग से ही प्राइस को डिफाइन किया जा सकता है, तो ये थिंकिंग हमारा फिर गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या है, मार्केटिंग करने के लिए, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए प्राइस को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। केवल थिंक से नहीं, डिसाइड, तय करना होता है, सोचना नहीं, तय करना। तो फिर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर पे डिटरमाइनिंग। तो ये दोनों में जो रिलेटेड, ध्यान रहे 4 ऑप्शन में अक्सर 2 में ही कंफ्यूजन चलता है, उसी चीज़ को आपको अच्छे से क्लियर किया जा रहा है। ओके डन है। अगर कोई डाउट लगे तो आप क्वेरी करिए, हम आपके लिए हैं। फिर 7th पे आते हैं, ऑल्दो दे आर नॉट रिच, यद्यपि वो अमीर नहीं है, कॉमा, फिर भी इसको पढ़ा जाता है, हिंदी अर्थ निकालते समय इसको मिस नहीं करते हैं। तो यद्यपि वो अमीर नहीं है, फिर भी दे ऑलवेज वियर, वे हमेशा पहनते हैं डैश क्लॉथेस। अब इसकी मीनिंग यहाँ लिख दिया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जब रिस्पेक्टफुल करते हैं तो वो आदरपूर्ण होता है, ठीक है। और रिस्पेक्टिव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है अपना। जैसे हम कह दें कि रिस्पेक्टिव पर्सन,
तो रिस्पेक्टिव पर्सन का मतलब हो गया कि जिनके पास जो चीज़ें हैं उनको उन ऑर्डर पे कर दिया जाता है। और रिस्पेक्टेबल पर्सन, ठीक है, तो आदरणीय व्यक्ति हो जाता है। और रिस्पेक्टेड मतलब हो गया सम्मानित। अब इन दोनों में बड़ा बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए दोनों हिंदी में आराम से लिख दिया है कि जब आदरणीय व्यक्ति है तो वो रिस्पेक्टेबल है, रिस्पेक्टेबल एक्शन है। और जब हम किसी पर्सन की तारीफ कर रहे होते हैं तो रिस्पेक्टेड टीचर कहते हैं, ना कि रिस्पेक्टेबल, ठीक है। तो वो सम्मानित, हालांकि हिंदी में दोनों का अर्थ आदरणीय निकल जाता है, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्टुअल मीनिंग है वो आपको क्लियर कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा। तो इसको थोड़ा सा अगर आप समझें तो रिस्पेक्टफुल तो आपके होगा नहीं, कि रिस्पेक्टफुल का मतलब हो गया जिस पर रिस्पेक्ट किया जाए वो क्लॉथेस। तो यहाँ जो शब्द है वो पर्सन को जब डिनोट करते हैं तो रिस्पेक्टेड पर्सन, और रिस्पेक्टेबल जो आपका हो जाता है एक्शन, ठीक है, यानी थिंग को लेकर के, या रिस्पेक्टेबल आपका क्लॉथेस, ठीक है। तो आप सेंस में उल्टा कर दीजिए कि ये शब्द जो है वो आपका आदरणीय को शो कर रहा है, और ये शब्द जो है आपका किसको शो कर रहा है, सम्मानित, ताकि आपके दिमाग में रहे कि ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के एग्जाम्पल क्रिएट किए जाते हैं और वहाँ हमसे गलती हो जाती है अगर हम बेस्ट वे में यूज नहीं करते हैं। तो फिलहाल वापस समझ लीजिएगा, रिस्पेक्टिव का मतलब होता है अपना अपना, ठीक है। डन रहा ये हमारा? कन्फ्यूजन हो फिर आपसे कहा जा रहा है आप पूछिएगा, हम बताएंगे। 8th नंबर पे आते हैं। लिखा हुआ है आफ्टर अ रिसेंट, है ना, हाल ही में, माइल्ड मतलब हल्का, पैरालिटिक अटैक मतलब पैरालिटिक अटैक के बाद, हिज मूवमेंट्स वर, उसके जो मोमेंट्स हैं, आर डैश रिस्ट्रिक्टेड। तो ध्यान रहे मोमेंट बढ़े कि घटे, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर घटे यानी कि रिस्ट्रिक्टेड हो गया। अदरवाइज यानी अब हमारा यहाँ पे अगर नकारात्मक भाव है, अदरवाइज के बाद वाला जो भाव होगा वो कैसा जाएगा, सकारात्मक। तो ही इज स्टिल वेरी एक्टिव, और साफ साफ शब्दों में कहा है एक्टिव है। तो अब हम आंसर की बात करें तो क्या क्या आएगा, तो एंटायरली रिस्ट्रिक्टेड पूरी तरह से हो गया। तो जब ये माइल्ड है तो एंटायरली कहाँ से हो जाएगा। अच्छा, नॉट रिस्ट्रिक्टेड या नो वेयर रिस्ट्रिक्टेड, इसमें आपका कोई रिलेशन नहीं दे रहा है। नो वेयर का मतलब होता है कहीं नहीं, और नॉट का मतलब होता है नहीं, ठीक है। तो जब माइल्ड अटैक की बात हो रही तो ये आपका नो वेयर और नॉट तो आएगा ही नहीं। आपका जो डिफरेंस का खेल है वो एंटायरली और स्लाइटली में चलेगा, ठीक है। तो स्लाइटली का मतलब हो गया आपका हल्का सा, तो माइल्ड का जो इफेक्ट आएगा वो स्लाइटली। तो आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा, डी नंबर पे। डन रहा? चलो आगे आते हैं। तो एग्जाम्पल लिखा हुआ है द प्रिजनर वॉर रिलीज, प्रिजनर को जो है रिलीज कर दिया गया ऑन डैश फॉर गुड बिहेवियर। तो क्या इम्प्रूवमेंट किया गया भाई, तो पहला होता है प्रोबेशन पीरियड, यानी कि उसके प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसको कहते हैं। सेकंड नंबर पे है बेल, बेल मतलब जमानत है। फिर सी नंबर पे है पैरोल, पैरोल का मतलब होता है पैरोल यानी थोड़े समय के लिए बंदी की रिहाई। और फिर हमारा डी नंबर पे है गारंटी। तो अब अगर हम प्रिजनर को रिलीज कर रहे हैं उसके अच्छे व्यवहार के लिए, तो थोड़े समय के लिए रिलीज करना कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, बल्कि उस पर हम क्या कर देते हैं, उसके अच्छे व्यवहार को देखते हुए उसको रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर मोस्टली बनेगा बेल। तो अब हम जरा फिर से देखें सही है या गलत। तो प्रिजनर वॉर रिलीज ऑन बेल, जमानत पर छोड़ दिया गया फॉर गुड बिहेवियर। तो अगर हम जमानत पर उसको छोड़ देंगे तो ये तो हमारा थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। तो इस नेगेटिव इम्पैक्ट को छोड़ने के लिए वर्ड क्या आ गया हमारा, पैरोल, अर्थात उसके अच्छे व्यवहार के लिए थोड़े समय के लिए उसको रिहा कर दिया गया, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा क्या नंबर है, सी। क्लियर है, कोई डाउट वाली बात तो नहीं। चलो फिर 10th नंबर पे आते हैं। तो लिखा है राजीव इज टू डैश एज फार एज, राजीव भी एज फार एज मतलब जहाँ तक हिज फूड हैबिट्स आर कंसर्न। तो जो फूड की हैबिट से संबंधित है, तो थोड़ा सा ध्यान दें कि कॉन्सेप्ट कहना क्या चाहता है। तो अब आंसर है एंजॉयबल, फास्टिडियस, फास्टिडियस का मतलब होता है बड़ी रुचि वाला, यानी छोटी चीज़ों पे खुश ना होने वाला। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक,
और इंटरेस्टिंग का मतलब होता है रोचक। ठीक है, तो आंसर जो आपका नेचर को शो करता है वो आपका होगा फास्टिडियस। तो फास्टिडियस इन हैबिट ऑफ फूड चॉइस का मतलब हो गया कि आसानी से खुश ना रहने वाला या बड़ी रुचि वाला। तो फूड हैबिट को लेकर के फास्टिडियस है, यानी अच्छे खाने को ही शौकीन करता होगा, ना कि हर प्रकार के। डन है, ओके। 11 पे बात करते हैं। लिखा है माई फादर कीप्स ऑल हिज डैश पेपर्स इन अ लॉक एंड की। ध्यान रहे, ये भी आपका एक फ्रेज है, इन अ लॉक एंड की। तो लॉक एंड की मतलब हो गया ताले में रखना। तो अब कैसे पेपर को, तो आप ऑप्शन में देखें तो सारे सही है। रिक्वायर्ड पेपर्स भी होता है, नेसेसरी पेपर्स भी होता है, यूजफुल पेपर भी होता है और आपका कॉन्फिडेंशियल पेपर भी होता है। मगर उसको सही से रखने वाली जब बात आती है कि वो चीज़ जो ताले में रखना चाहिए किसी को ना पता चले, तो वो आपका बेस्ट आंसर आ जाएगा कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, लॉक एंड की कंडीशन पे यही हमारा बेस्ट ऑप्शन बन रहा है। 12th आते हैं। आई डैश यू टू कीप क्वाइट, मैं तुमसे कहता हूं कि चुप रहो। तो अब चुप रहो के लिए क्या कह रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो रिक्वेस्ट के लिए हमारे पास बैक करना मतलब ही होता है विनती करना, रिक्वेस्ट करना। अब बेस्ट वे में करें तो ऑप्शन हमारा होता है बैक ऑफ यू। ठीक है, तो अब ये आपका यानी बैक जब भी प्रयोग करते हैं तो उसके साथ तुरंत किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ। आई बैग यू नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, आई बैग ऑफ यू। ठीक है, इसी तरह से आपको मालूम हो जाएगा कि जैसे ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, लेकिन अगर हम कह दें ही इंक्वायर्ड, ठीक है, तो इंक्वायर्ड के बाद आपने ही इंक्वायर्ड मी नहीं होगा, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, उसने मुझसे पूछताछ की। तो ये जो अपना प्रेपोजिशन का यूज है, जैसे पीछे भी बताया था कि जिसके साथ जो रखना है, बाई चांस अगर लिखा मिला है तो आप अपना बॉक्स बना लीजिए, रट लीजिए। नहीं मिला है, यूज है, तो आपको मालूम होना चाहिए और एक अलग से नोट करते जाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इससे रिलेटेड अक्सर मिस्टेक या कॉमन एरर आती रहती है। डन है, चलो। 13 नंबर लिखा है द स्प्लेंडर ऑफ द हिमालयास। तो आपको ये मीनिंग आना चाहिए, कभी कभी बताया भी जा चुका है कि अगर इडियम या फ्रेज अपने फॉर्म में आते हैं तो वो आपको रटने पड़ते हैं। ठीक है, उसमें आपका ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, इसकी वाली बात नहीं चलेगी। तो जो बेस्ट आंसर है 13 का, वो आपका डायरेक्ट आपका ए है। ठीक है, नीड्स नो डिस्क्रिप्शन, आप अपने मन से बना रहे हो। इंस्पायर और मतलब भय पे प्रेरित कर रहा है या भय पैदा कर रहा है। इस सो चार्मिंग, इतना ज़्यादा चार्मिंग है। वैसे सबको मालूम होगा कि सो चार्मिंग करके एक्सप्रेशन नहीं आएगा, सो का मतलब हो गया इतना। अब इसके बाद हमें एक्सप्रेशन चाहिए होते हैं कि सो चार्मिंग, इतना आकर्षित है कि के बाद बताइए किस चीज़ के बारे में वो बात कर रहा है। तो फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा बैगर्स डिस्क्रिप्शन। तो बैगर्स डिस्क्रिप्शन वर्ड होता है, तो बैगर्स डिस्क्रिप्शन का मतलब हो गया वर्णन से परे। ठीक है, फिर 14 नंबर पे आते हैं। तो लिखा हुआ है एवरी कैंडिडेट, है ना, प्रत्येक कैंडिडेट हैज टू पोल। पोल मतलब उसको प्राप्त करना पड़ेगा नंबर, किसमें, वोटिंग में, नंबर ऑफ वोट्स को, इन ऑर्डर टू अवॉइड, ताकि वो कर सके या बच सके, ऑफ हिज सिक्योरिटी। तो जब कोई पैसा आपने किसी को दे रखा है और वो पैसा आपको देने से, वापस करने से मना कर दे, तो दो वर्ड आते हैं। एक आता है कॉन्फिस्केट, जब्त कर लेना, एक आता है फॉरफीचर, जब्त कर लेना। तो कॉन्फिस्केट मतलब होता है आपके अधिकार से छीन के जब्त कर लेना, और फॉरफीचर का मतलब होता है कि जो आपने पहले से उसके पास रखा होता है उसको वापस करने से मना करना, अर्थात जब्त कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये मतलब कॉम्बिनेशन मालूम होना चाहिए कि फॉर फीचर ऑफ सिक्योरिटी होता है गिरवी रखी अमाउंट को जब्त करना। तो 14 का जो आंसर है वो आपका सी है। चूंकि डायरेक्ट एक्सप्रेशन का मीनिंग था तो हमने आपको उसी हिसाब से बता दिया। पेनाल्टी जुर्माना, कैंसलेशन का मतलब हो गया कि उसको रद्द कर देना, और लॉस मतलब हो गया हानि। अगर मीनिंग बात करें तो अवॉइड लॉस, ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं आएगा, वो आपका आंसर क्लियर है। ठीक है, फिर आते हैं ही स्टूड डैश एज अ रॉक। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे भी बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो ऐसे एग्जाम्पल बनते हैं
इसी बुक में पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगा। तो वहाँ पे एज रॉक एज ये करके तो आपको मालूम होना चाहिए। तो अब क्या है, ही स्टूड, वो खड़ा रहा एक चट्टान की तरह, एंड फेस, सामना किया, द चैलेंज। तो अब ऑप्शन क्या करें, तो ही स्टूड फर्म, वो दृढ़ बना रहा। ठीक है, अब सॉलिड और स्ट्रांग बनाते हैं तो वो आपका एक अपना अलग एक्सप्रेशन क्रिएट होता है जो आपका बेस्ट ग्रामेटिकली है कि स्टूड फॉर्म, दृढ़ बना रहा, मतलब वो अपने टच से मस नहीं हुआ। सॉलिड तो एक लिक्विड फॉर्म का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रांग फॉर द नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर आ जाएगा कि वो कैसा दिल का था, तो दिल का मजबूत था। यहाँ बात आती है इरादों की, तो इरादों के कॉन्सेप्ट के लिए आपका जो वर्ड है वो हो जाएगा फॉर्म। ठीक है, तो इसलिए आंसर फॉर्म है। क्लियर है हमारा। तो आपके जो ये बेस्ट एग्जांपल्स बताए जा रहे हैं तो इनको आप ध्यान दीजिए, रिवाइज करते रहिए ताकि आपकी और मजबूती आ सके और आपका बेस्ट रिजल्ट गेन किया जा सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।